हेलो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि राजस्थान बोर्ड की 12th केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा पोर्शन है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 12th में आ गए हैं लेकिन 11th की उन्हें कोई ज़्यादा खास जानकारी नहीं है। अगर 11th की ज़्यादा खास जानकारी उन्हें नहीं है तो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एटलीस्ट समझने में बहुत परेशानी आती है। इसलिए उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में हल्की हल्की डिटेल्स है जिसको अगर आप देखेंगे तो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एटलीस्ट समझने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो 11th क्लास का चैप्टर नंबर 12 या चैप्टर हो सकता है चेंज हो गया हो चैप्टर नेम, स्टार्ट होता है कार्बनिक रसायन से यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले कार्बनिक रसायन की परिभाषा आती है कि कार्बनिक रसायन कहते किसे हैं। तो कार्बनिक रसायन ऑब्वियसली केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है। तो रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों के बारे में पढ़ा जाता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, HC से इसे डिनोट करते हैं, यानी कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन जहां जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोकार्बन है। और कभी कभी हाइड्रोजन हट के उसकी जगह दूसरे ग्रुप भी आ सकते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हो जाते हैं। तो जिसमें हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों के बारे में पढ़ा जाता है वही शाखा क्या कहलाती है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब कार्बनिक रसायन की शुरुआत से पहले एक सिद्धांत बहुत फेमस था जो बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, उसे कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में कहा गया था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कार्बनिक यौगिक हैं वो केवल जैव शक्ति के द्वारा ही निर्मित किए जा सकते हैं। जैविक शक्ति जैसे कि कोई मानव हो गया या कोई पेड़ पौधे हो गए, इस तरह की जो जीवित शक्तियाँ हैं उनके द्वारा ही कौन से यौगिक बन सकते हैं, कार्बनिक यौगिक। अन्य रूप से या कृत्रिम रूप से इन्हें बनाना पॉसिबल नहीं है, प्रयोगशाला में इन्हें नहीं बनाया जा सकता। बर्जीलियस का बहुत फेमस सिद्धांत है ये, इसे जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। काफ़ी टाइम तक ये सिद्धांत वैलिड भी रहा, लेकिन वॉलर ने जब एक यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में कर दिया तो उसके बाद से ये सिद्धांत इनवैलिड हो गया। वॉलर एक्चुअली एक रिएक्शन करवा रहे थे जो कि अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन थी पोटेशियम साइनेट से, और उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि अमोनियम साइनेट बनेगा, NH4CNO बनेगा। लेकिन इस रिएक्शन के बाद जब इस रिएक्शन में क्योंकि हीट ऑलरेडी इन्वॉल्व थी तो उनकी एक्सपेक्टेशन तो थी कि K2SO4 और NH4CNO बनेगा जो कि अमोनियम साइनेट हो गया, यानी कि NH4+ और CNO-। ये बनने की उन्हें उम्मीद थी, लेकिन जिस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रही थी उस टेम्परेचर पे ऐसे कुछ हुआ कि जो NH4CNO है वो अपने आप रीअरेंज हो गया, और रीअरेंज होकर वो इस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, तो ये भी NH4CNO वाले ही फॉर्मूले को फॉलो करता है, क्योंकि देखो 2 N हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, कार्बन हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया। तो ये है यूरिया जो कि एक तरह का कार्बनिक यौगिक है, जो कि ये माना जाता था कि यूरिया जो है वो यूरिन से बनेगा जो कि जैविक शक्ति है। लेकिन वॉलर ने चाहे गलती से ही सही लेकिन प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट जो कि अकार्बनिक यौगिक हैं उनकी सहायता से इस कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण कर दिया। और जैसे ही ये निर्माण हुआ उसके बाद तो जैव शक्ति सिद्धांत ही इनवैलिड हो ही गया, क्योंकि प्रयोगशाला में तो बना ही दिया। अब जैसे एक लोग ने किया ना, एक व्यक्ति ने कर दिया जब ऐसा निर्माण, तो फिर बाकी लोगों ने भी कोशिश की कि और भी कार्बनिक यौगिक बनाए जा सकते हैं। तो फिर कोल्बे नाम के वैज्ञानिक ने एसिटिक अम्ल बनाया, बर्थोलेट ने मेथेन का निर्माण भी प्रयोगशाला में कर दिया। तो इसके बाद से ये पता चल गया कि भाई कार्बनिक यौगिक जो हैं वो प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिकों की सहायता से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे आता है श्रृंखलन गुण। तो श्रृंखलन गुण कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बनिक यौगिकों की इतनी बड़ी मात्रा प्रकृति में पाई जाती है। श्रृंखलन गुण ये कहता है कि कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन से जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है, शाखाएं भी बना सकता है और लंबी श्रृंखलाएं भी बना सकता है। यानी कार्बन में अपने जैसे कार्बन से बॉन्ड बनाने की अच्छी खासी प्रवृत्ति होती है, यही श्रृंखलन गुण कहलाता है। ठीक है, फिर कार्बन की संयोजकता के बारे में अगर बात करें तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है। कार्बन का अगर परमाणु क्रमांक 6 है तो इसके आंतरिक कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आंतरिक कोश तो पहला कोश है, तो पहला कोश होने के कारण उसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, 2 भरे हुए हैं, और बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि अक्रिय गैस जैसा विन्यास प्राप्त करने के लिए इसे 8 इलेक्ट्रॉनों की टोटल आवश्यकता होती है, जिसमें से 4 तो ऑलरेडी इसके पास हैं
तो 4 इलेक्ट्रॉन इसे और चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये दूसरों से शेयर करता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉनों को दान लेना, यानी कि आयनिक बंध तो 3 से ज़्यादा, आयनिक बंध का तो 4 से ज़्यादा बन पाना या 4 बन पाना मुश्किल है, तो फिर 4 ये सहसंयोजक बंध ही बनाएगा। तो कार्बन कुल मिला के 4 बॉन्ड बनाता है। वो इस तरह के 4 बॉन्ड हो सकते हैं, डबल डबल हो सकते हैं, एक ट्रिपल, एक सिंगल हो सकता है, या एक डबल और 2 सिंगल हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कार्बन की टोटल संयोजकता 4 होती है। जब ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इनके मध्य का बंध कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट, जिसे चतुष्फल की आकृति भी कहा जाता है। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ मिनट का मतलब आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो हाफ डिग्री में लगभग, हाफ डिग्री में कितना होगा, करीबन 30 मिनट हो गया। अब वो 28 मिनट है, तो कहीं कहीं हाफ डिग्री भी कह देते हैं और हाफ डिग्री कह देते हैं, तो इस एंगल को कहीं कहीं 109.5 डिग्री भी दिखा दिया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। एग्जैक्ट क्या होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट। 28 मिनट जो है वो हाफ डिग्री से थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो पर हाफ डिग्री भी कंसिडर कर सकते हैं। तो वही दिया हुआ है यहाँ पे कार्बन की संयोजकता के बारे में। ये वही 4 आकृतियाँ सिंगल बॉन्ड वाली, एक डबल, 2 सिंगल, एक ट्रिपल, 2 डबल। ठीक है, और इसमें वही है 4 एकल बंध है, 1 द्विबंध है, 2 द्विबंध है, और उनकी आकृतियों के बारे में बताया गया है। अब कार्बनिक यौगिकों को अगर वर्गीकृत किया जाए तो वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। कार्बनिक यौगिक मुख्यतः 2 प्रकार की श्रृंखलाएं बनाते हैं, विवृत श्रृंखला और समवृत श्रृंखला। विवृत श्रृंखला यानी कि खुली हुई श्रृंखला जिसमें एक चेन क्लोज ना हो, जैसे ऐसे चेन क्लोज होगी तो ऐसे होगी, और खुली श्रृंखला यानी कि पहला सिरा और अंतिम सिरा आपस में जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो जिसमें पहला और अंतिम सिरा आपस में जुड़ा हुआ है वो तो हो जाती है समवृत श्रृंखला, और जिसमें नहीं जुड़ा हुआ है वो जाती है खुली श्रृंखला, ओपन चेन एलिफेटिक। और समवृत श्रृंखला चक्रीय या वलय दूसरा प्रकार है। अब जो है एलिफेटिक है या विवृत श्रृंखला है वो भी 2 प्रकार के हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। एक तो है जो डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन है, यानी कि जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, और एक ऐसे हैं जो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अन्य चीज़ें भी हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या अन्य कोई चीज़, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, etc। जबकि अगर हाइड्रोकार्बन के अंदर जाएं तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इनकी डिटेल एक एक करके भी समझते हैं। इसी तरह से वलय में भी समचक्रीय, विषम चक्रीय, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक और बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड हो सकता है। तो एक एक करके इनकी डिटेल अपन सीखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विवृत श्रृंखला यौगिकों के बारे में जानते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि खुली श्रृंखला वाले हैं ये, तो इन यौगिकों में कोई भी बंध श्रृंखला नहीं होती। यहाँ बंध लिखा हुआ है, बाकी बंध है, बंध, क्लोज। ठीक है, तो इन यौगिकों में कोई भी बंध श्रृंखला नहीं होती है, अर्थात प्रथम कार्बन द्वितीय कार्बन के अतिरिक्त अन्य किसी कार्बन से जुड़ा नहीं होता है ना। बंध श्रृंखला कब होगी, जो प्रथम कार्बन द्वितीय कार्बन से तो जुड़ा हुआ ही है, जैसे थर्ड से भी जुड़ा हुआ हो तो श्रृंखला बंद हो गई ना। ठीक है, तो नहीं जुड़ा होगा ऐसे। इन्हें सबसे पहले जंतुवसा से प्राप्त किया गया था, जिसे ग्रीक भाषा में एलिफर कहा जाता है। इस प्रकार के यौगिकों को कैसे प्राप्त किया गया था, जंतुवसा से, जिसे ग्रीक भाषा में कहते हैं एलिफर। तो एलिफर कहते हैं, तो इन्हें एलिफेटिक यौगिक नाम दिया गया। एलिफर से क्या आया, एलिफेटिक। ठीक है, ये शाखित भी हो सकते हैं, अशाखित भी। शाखित मतलब जैसे कार्बन 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 के नीचे एक शाखा लगी हुई है, और अशाखित जैसे सीधी श्रृंखला वाले हैं। ठीक है, तो ये शाखित हों या अशाखित हों, बस खुली श्रृंखला वाले होंगे तो इन्हें एलिफेटिक नाम दिया जाएगा, क्योंकि इन्हें सबसे पहले जंतुवसा से प्राप्त किया गया था, जिन्हें एलिफर कहा जाता है। अब इनके 2 टाइप के चीज़ें अपन ने देखी थी, एक हाइड्रोकार्बन, एक व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो पहले हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं क्या होता है, और उसके जो 2 टाइप है, संतृप्त और असंतृप्त, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या है, तो इन यौगिकों में केवल कार्बन या हाइड्रोजन ही उपस्थित होते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ भी उपस्थित इसके अंदर नहीं होता है। केवल क्या होता है, एक तो होता है कार्बन और एक होता है हाइड्रोजन। व्युत्पन्न में उसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन आदि। अब इस हाइड्रोकार्बन में भी 2 प्रकार की चीज़ है, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। तो जो संतृप्त है उसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में नहीं पाया जाता है, जबकि असंतृप्त में कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड तो पाया जाएगा, यानी कि एक बहुल बंध तो आएगा ही आएगा।
तो जिसमें एक भी बहुल बंध ना आए वो तो संतृप्त है, और जिसमें कम से कम एक बहुल बंध तो आए वो असंतृप्त है ना। बिल्कुल बेसिक सी परिभाषाएं हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे अगर इसको कहा जाए एक भी बॉन्ड नहीं है, डबल या ट्रिपल, तो ये संतृप्त हो गया, जबकि इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये असंतृप्त हो गया। इसमें एक भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ये क्या हो गया, संतृप्त। तो इस प्रकार से आपको संतृप्त और असंतृप्त का ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ओके। चलो फिर आगे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों के बारे में देखें। तो इन यौगिकों में क्या होता है, इन यौगिकों में हाइड्रोकार्बनों के अलावा कुछ अन्य चीज़ें भी जुड़ी हुई होती है। हाइड्रोजन के स्थान पर कोई अन्य चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो जैसे कि देखो CH3H था, नॉर्मली अपना जो CH4 है वो तो है मेथेन। कार्बन की 4 संयोजकता है तो चारों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन है। ऐसा इसकी स्ट्रक्चर होती है। एक C के चारों तरफ H लगे हुए हैं 109 डिग्री 28 मिनट पे। अब अगर ये एक H हट गया और इस H की जगह OH आ गया, क्या आ गया, OH आ गया इस H की जगह, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगी, एक C, एक H, एक H, एक H और एक OH। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में जब हाइड्रोजन के स्थान पर अन्य समूह आ जाता है तो फिर वो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखो H की जगह OH आ गया, ठीक है, या H की जगह डबल बॉन्ड O आ गया, या H की जगह डबल बॉन्ड O और OH आ गया, तो ये सभी हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहलाएंगे। आगे चलकर अपन पढ़ेंगे कि ये एल्कोहल समूह है, ये कीटोन समूह है और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला समूह है। ठीक है, तो फिलहाल इसको आप ये ध्यान रखें कि ये हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है। तो खुली श्रृंखला के बाद अपना आता है समृद्ध श्रृंखला यानी कि बंद श्रृंखला वाले यौगिक। तो इसमें प्रथम कार्बन द्वितीय कार्बन के अतिरिक्त अन्य कार्बन से भी जुड़ा हुआ होगा। अब बंद श्रृंखला में भी क्या क्या आता है, समचक्रीय यौगिक आते हैं और विषम चक्रीय यौगिक आते हैं। समचक्रीय नाम से लग रहा है कि चक्र के अंदर जितने भी परमाणु हैं वो एक जैसे होंगे, जैसे सारे कार्बन ही कार्बन होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जबकि विषम चक्रीय में क्या होगा, कार्बन के अलावा कोई एक चीज़ तो आएगी सही, जैसे ऑक्सीजन आ गई या कार्बन के अलावा नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, तो जब चक्र में कार्बन के अलावा भी कुछ आ जाता है तो वो विषम चक्रीय है, और कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं आता है तो वो समचक्रीय है। केवल कार्बन ही कार्बन आए तो समचक्रीय हो जाएगा। अब समचक्रीय भी दो प्रकार के हैं, एक है एलिसाइक्लिक और एक है एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक में क्या होता है, इन यौगिकों में बंध श्रृंखला उपस्थित होती है। बंध मतलब बंद है, यहाँ पर फिर से ध्यान रखना है, किंतु इनके अधिकांश गुण खुली श्रृंखला वाले यौगिकों जैसे होते हैं। बस श्रृंखला क्लोज होती है पर गुण एलिफेटिक जैसे ही अगर हैं तो उन्हें एलिसाइक्लिक कहेंगे। जैसे ये है साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन थे, ये खुली श्रृंखला में तो प्रोपेन है, लेकिन अगर इसका पहले कार्बन को तीसरे कार्बन से अटैच कर दिया जाए तो ये ऐसा बन जाएगा CCC। तो ऐसे यौगिकों को एलिसाइक्लिक यौगिक कहेंगे कि जो साइक्लिक तो हैं, चक्रीय तो हैं, पर एलिफेटिक यौगिकों जैसे गुण रखते हैं। ठीक है, और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक्स्ट्रा नहीं हो तो चक्रीय यौगिक को इस प्रकार के को संतृप्ति माना जाएगा। जब इसके अंदर एक डबल बॉन्ड जैसे अपन ने इंट्रोड्यूस करवा दिया ये, तो अब जाके ये असंतृप्त होगा। ठीक है भाई, ओके। अब आगे चलते हैं, उसी का दूसरा उदाहरण ये हो गया, 4 कार्बन वाली समृद्ध श्रृंखला हो गई, ये भी संतृप्त है। साइक्लोप्रोपिन, इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो फिर ये असंतृप्त है, ये भी असंतृप्त है। अब आता है एरोमेटिक यौगिक। तो एरोमेटिक यौगिक चक्रीय भी होते हैं और साथ में इनके गुण एलिफेटिक यौगिकों से बहुत अंतर होते हैं। एरोमेटिक जो शब्द है वो एरोमा से बना है। एरोमा का मतलब होता है खुशबू, तो ग्रीक भाषा में एरोमा को खुशबू कहते हैं। तो जो ज़्यादातर एरोमेटिक यौगिक हैं वो सुगंधित होते थे पहले, और सुगंधित होते थे इसलिए इनका नाम एरोमेटिक भी रखा गया है। तो इन चक्रीय यौगिकों के गुण एलिफेटिक यौगिकों से बहुत अलग होते हैं। प्रारंभ में प्राप्त यौगिक जो थे सुगंधित थे, ये शुद्धित नहीं सुगंधित थे। इसको सुगंध को ग्रीक भाषा में एरोमा कहते हैं, अतः ये यौगिक एरोमेटिक कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एरोमेटिक यौगिक भी 2 प्रकार के हैं, एक बेंजीनोइड जिसमें बेंजीन वाले पाई जाए, और एक होता है नॉन बेंजीनोइड जिसमें बेंजीन वाले एब्सेंट हो। तो इन एरोमेटिक यौगिकों में कम से कम एक बेंजीन संरचना पाई जाती है। जैसे एक बेंजीन वाले हो गई है तो इसको बेंजीन कहेंगे, 2 हो गई तो नेफ्थलीन, 3 हो जाएगी तो एंथ्रेसीन, फिर ऐसे फिनेंथ्रीन वगैरह भी होता है। बाकी ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक बेंजीन वाले वाला हो गया बेंजीन, 2 वाला हो गया नेफ्थलीन और 3 वाला हो गया एंथ्रेसीन। ठीक है, इसको अपन BNA 1 2 3 बना 123, इससे भी याद रख सकते हैं। B से हो गया हमारा बेंजीन, नेफ्थलीन से हो गया 2 नंबर, नेफ्थलीन में 2 आ जाएगी और एंथ्रेसीन में 3 बेंजीन की वले आ जाएगी। ठीक है बच्चों,
अब आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला तो वही पेज दोबारा आगे लगता है ना, दोबारा कॉपी हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब हो गया नॉन बेंजीनोइड। तो नॉन बेंजीनोइड क्या होगा, जिसमें बेंजीन वाले नहीं पाए जाए लेकिन एरोमेटिक हो। एरोमेटिक क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि हकल नियम वगैरह का पालन करते हैं। तो नॉन बेंजीनोइड क्या है, इन एरोमेटिक यौगिकों में बेंजीन वाले नहीं पाई जाती है, जैसे कि ये वाला हो गया एरोमेटिक यौगिक है। ये क्यों एरोमेटिक यौगिक है थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। बाकी ये ये एरोमेटिक यौगिक है और बेंजीन वाले यहाँ पे नहीं है। ट्रोपोलेन है, ये भी एरोमेटिक यौगिक है, इसमें स्ट्रक्चर बनाना भूल गए, बॉन्ड लगाना भूल गए लिखने वालों, ठीक है। तो ये वाली भी एरोमेटिक वाले होगी। अब आता है उसके बाद विषम चक्रीय यौगिक। तो विषम चक्रीय यौगिक क्या होंगे, जिसमें कम से कम एक विषम अणु हो, जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो जैसे ये देखो, कार्बन कार्बन के अलावा एक सल्फर है, कार्बन कार्बन के अलावा एक ऑक्सीजन है, कार्बन कार्बन के अलावा एक नाइट्रोजन है। तो थायोपीन, फ्यूरेन, पिरिडीन है ना। इसमें भी स्ट्रक्चर में कुछ रॉन्ग है, जैसे थायोपीन में डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे पिरिडीन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो ये हो गया थायोपीन, फ्यूरेन, पिरिडीन। ये एरोमेटिक या अनएरोमेटिक दोनों हो सकते हैं। फिलहाल आप जिस चीज़ पर ध्यान दो, नाम तो चलो बाद में आ जाएंगे, इन चीज़ों पर अपन को ध्यान देना है कि विषम चक्रीय क्या है, जिसमें कार्बन के अतिरिक्त अन्य कोई यौगिक दिखे, जैसे यहाँ सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीरेन, थायोपीन, फ्यूरेन, पिरिडीन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ऑक्सीरेन, ईटीसी। जैसे ये फ्यूरेन था ना, जिसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ डबल बॉन्ड है। अगर इस डबल बॉन्ड को हटाकर हाइड्रोजन 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 4 हाइड्रोजन लग जाए तो इसका नाम हो जाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो फ्यूरेन में डबल बॉन्ड आएगा, जो इस वाले फोटो में नहीं बना हुआ, बनाना था हमें। और अब अगर इन दोनों बॉन्ड को हटा के उनकी जगह 4 हाइड्रोजन लगा दिए जाएँ तो वो हो जाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह तो ऐसे समूह को कहते हैं जो पूरी कार्बनिक यौगिक के गुणों का निर्धारण करता है। तो किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो उस यौगिक के विशिष्ट गुणों के लिए जिम्मेदार होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जो नॉन बेंजीनोइड, ये दोबारा आ गया। अब समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी किसको कहते हैं, ऐसी श्रेणी जिसमें एक ही क्रियात्मक समूह हो, जिसका एक जनरल फॉर्मूला बनाया जा सकता हो, जिसमें अलग अलग सदस्यों के मध्य CH2 का अंतर हो, 14 परमाणु भार का अंतर हो कंजुगेटिव मेंबर्स के बीच में, वो सभी श्रेणियां सजातीय श्रेणी के अंतर्गत आएगी। देख लेते हैं। संरचनात्मक गुणों में समानता रखने वाले कार्बन यौगिकों के समूह के सदस्यों को बढ़ते हुए अनुभार के क्रम में लिखा जाता है तो उस श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके क्या गुण हैं, क्रियात्मक समूह समान होता है, CH2 का अंतर होता है, अन्य गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, एक सामान्य सूत्र द्वारा दर्शाया इन्हें जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट सजातीय श्रेणियों की बात करें हम, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सजातीय श्रेणी तो है एल्केन, इसके अलावा है एल्कीन, एल्काइन, और भी हैं एल्कोहल वगैरह। तो जो एल्केन है उसमें एक जनरल फार्मूला होता है और जनरल फार्मूला है CnH2n+2, यानी कि इसमें जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कार्बन की संख्या के दुगने से 2 ज़्यादा होती है। कभी भी देखो, जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन का डबल हो गया 2, तो C2 उसके दुगने से 2 ज़्यादा, तो 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 हो गया। तो एक कार्बन का मेथ होता है तो उसका नाम हो जाएगा मेथेन, 2 कार्बन का एथेन। खैर नामकरण पे अपन बाद में चलेंगे, फिलहाल अपन नॉर्मल फार्मूले की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर 3 कार्बन हो तो इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल करो पहले, C3 का डबल हो गया 6, उसमें 2 ऐड कर दो, C3H8, ठीक है। तो इस तरह से नामकरण इनका होगा। फिर इसी तरह से एल्कीन होता है। एल्कीन में आपको ध्यान रखना है CnH2n, जैसे C5H10, इसमें हाइड्रोजन जस्ट डबल होते हैं कार्बन से। इसी प्रकार से एल्काइन है। एल्काइन में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है वो डबल से 2 कम होंगे, जैसे C6 है तो H12 से 2 कम 10 हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि जो कार्बन है उससे डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन हो जाएं, जैसे C5H12, तो ये एल्केन बनेगा। अगर डबल हो जाए तो वो एल्कीन बनेगा, और डबल से 2 कम रह जाए तो वो एल्काइन बनेगा। तो इन तीनों में मेन डिफरेंस यही है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो एल्केन है वो तो एक कार्बन से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन एटलीस्ट 2 कार्बन तो लेते हैं, क्योंकि जब 2 कार्बन होंगे तभी तो उसके मध्य ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड बनेगा। सिंगल कार्बन में तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बन ही नहीं सकता, ठीक है। फिर अन्य सजातीय श्रेणियों में एल्कोहल, एल्किल हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन,
प्राथमिक एमीन इस प्रकार से आते हैं। अब इसके बाद अपन जानते हैं कार्बन के प्रकार कि कार्बन किन किन प्रकार के होते हैं। तो कार्बन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री, 4 प्रकार के कार्बन होते हैं। तो 1 डिग्री कार्बन वो होते हैं जो एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ हो। 2 डिग्री कार्बन वो होते हैं जो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ हो। 3 डिग्री कार्बन वो होते हैं जो 3 अन्य कार्बन से जुड़े हुए हों। और 4 डिग्री कार्बन वो होते हैं जो 4 अन्य कार्बन से जुड़े हुए हों। तो ये तो हो गए कार्बन की भाषा में। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की भाषा में बात करें तो 1 डिग्री कार्बन में 3 तो हाइड्रोजन होंगे, 1 अन्य वैलेंसी होगी। 2 डिग्री कार्बन में 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 अन्य वैलेंसी होगी। 3 डिग्री कार्बन में 1 हाइड्रोजन होगा, 3 अन्य वैलेंसी होगी, संयोजकताएं होंगी। और 4 डिग्री कार्बन में 1 भी हाइड्रोजन नहीं होगा, चारों वैलेंसी अलग अलग होंगी। जैसे कि अगर इस वाले उदाहरण की अपन बात करें तो इसमें 3 हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन, और ये डायरेक्टली केवल 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री का हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये चारों तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये 4 डिग्री का हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये तो 1 डिग्री का हो गया, क्योंकि एक ही तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस तरफ से। इससे देखिए तो दोनों तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री हो गया। और ये वाला 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री में कार्बनों को बांटा जा सकता है। इसी तरह से कार्बन के प्रकार की जैसे ही हाइड्रोजन का प्रकार है, तो हाइड्रोजन 3 प्रकार का हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन वो है जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री हाइड्रोजन वो है जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, और 3 डिग्री हाइड्रोजन वो है जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो उसका जवाब अगर होता कि मान लो कि होता है, तो फिर 4 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा होता जो 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता। लेकिन हमें जानकारी है कि 4 डिग्री कार्बन तो उसे कहते हैं जो 4 कार्बन से जुड़ा हो। अब कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही है, तो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जुड़ने की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन किसी अन्य चीज़ से जुड़ता ही नहीं है। ओके, अब अगर किसी अणु में 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। 1 डिग्री कार्बन की संख्या निकाल के उसको 3 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन में 3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं। 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 2 से गुणा कर दो 2 डिग्री कार्बनों को, और 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 1 से गुणा कर दो। 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण है। जैसे ये वाला उदाहरण है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात करो। तो पहले 1 डिग्री कार्बन अपन देख लेंगे। तो 1 डिग्री का कार्बन ये रहा, ये रहा, ये रहा, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो 6 1 डिग्री के कार्बन है। अगर 1 डिग्री के कार्बन 6 हैं तो कुल मिला के 18 हाइड्रोजन ऐसे हो गए जो कि 1 डिग्री के हैं। फिर 2 डिग्री के कार्बन अपन ने ढूंढे, तो 2 डिग्री का कार्बन एक तो ये रहा, बस ये एक ही दिखाई दे रहा है, तो एक ही है, तो टोटल हाइड्रोजन हो गए 2। फिर 3 डिग्री के कार्बन अगर अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं तो एक तो ये है, एक ये है, 2 दिखाई दे रहे हैं, तो 2 है तो 2 × 1 यानी कि 2 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, समझ गए। और 4 डिग्री कार्बन तो एक है, पर हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ तक अपन ने इनका वर्गीकरण कर लिया। अब अगले वाले वीडियो में अपन कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में जानकारी करेंगे। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। अगले वीडियो के लिए देखते रहें। बाय।